कहे कि गुड़ियाएं आपस में बात करती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना। लेकिन मैक्सिको के डॉल्स आइलैंड के लिए कहा जाता है कि यहाँ गुड़ियाएं आपस में बातें करती हैं। 2001 से इस आइलैंड के चर्चे कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। यहाँ की डरावनी डॉल्स दुनिया भर में कौतूहल का सब्जेक्ट बन गई। Hello everyone. Today we have an amazing guest on our Let's Talk show, and he is none other than Mr. Ashish Dave. I have very close relationship, and because we both belongs to the same city in Madhya Pradesh, the city of Kishore Kumar, Khandwa. And I heard a lot of about Ashish Bhaiya, about his journey, a person grown from basic roots in खंडवा। और बहुत अच्छी बात है कि आज आशीष भैया हमारे साथ में है। तो आशीष भैया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फाइनली हम लोग हाई प्लेटफॉर्म पे आकर के पॉडकास्ट कर पा रहे हैं काफी समय फॉलोअप के बाद। थैंक यू वेरी मच पंकज भाई, आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे याद किया। और खंडवा को लोग जो हैं वो किशोर कुमार जी की वजह से जानते हैं, और खंडवा से आप भी संबंधित रहे हैं। खंडवा जो है वो एक कल्चर, मतलब जो संगीत में माहौल में या दादा माखनलाल चतुर्वेदी साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से, तो मैं भी शुरुआत किशोर कुमार जी के शुरुआती गीत के साथ करना चाहूंगा। मेरे दादा दादियों, मेरे काका काकियों, मेरे नाना नानियों, आप सभी को खंडवा वाले आशीष दवे का नमस्कार। क्या बात है आशीष भैया, मजा आ गया। आपने तो बिल्कुल एकदम इससे अच्छा इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है ना। तो भी आशीष भैया, ऐसे लोग जो पहली पहली बार इसको देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप बेसिकली कहाँ से क्या करते थे, कैसे आप अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं, और आने वाले समय में क्या देखते हैं आपकी, कहाँ तक आपको मतलब जाना है। जी हाँ पंकज भाई, जैसा मैंने बताया, मैं मूलतः खंडवा का रहने वाला हूँ। और खंडवा में जो होती है वो गाने बजाने की, और में जैसे हर शहर का एक कल्चर होता है, एक नेचर होता है। खंडवा का वहाँ गाना बजाना और महफिल सजना, और भले कैसा भी गा रहा हूँ, लेकिन किशोर कुमार जी के गाने या मुकेश जी के या रफी साहब के संगीत में माहौल रहता है। तो बचपन से मेरे परिवार में भी कुछ ऐसे गाने गाने चाचा के वगैरह से स्कूल में गाना शुरू हुआ, फिर कॉलेज में गाना हुआ। फिर हम लोगों की एक वहाँ पे खंडवा के एमएलए एमपी जो थे सकरखाय साहब, नंदा मुंडे परिवार के जो बच्चे थे, उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया जिसका पैसा नहीं लेते थे, ऑर्केस्ट्रा फ्री में प्रोग्राम करते थे, अपना शौक। तो सबने इंस्ट्रूमेंट्स लाए अपने पैसों से और शोज करते थे। वहां से हमारा संगीत का कार्यक्रम शुरू हुआ। मैं गायक था। एक दिन गर्ल्स कॉलेज में, मैं 11th या 12th में, 11th 12th होती नहीं थी उस समय, कॉलेज फर्स्ट ईयर में था। तो गर्ल्स कॉलेज में एक प्रोग्राम हुआ, वहां पे हमारे अनाउंसर नहीं है। तो हमारे भाई दीपक जोशी जो गुंजन में थे, उन्होंने कहा आशीष भाई तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम गाओ भी और कॉम्पोजिंग भी शुरू। तो वहां से मैंने कॉम्पोजिंग शुरू की, और धीरे धीरे फिर मैं आकाशवाणी में गया। और आकाशवाणी से मुझे बोलने का संस्कार, जो शास्त्रीयता है, मेरा मानना ऐसा है कि जैसे संगीत सीखने के लिए साधना होती है, शास्त्रीय संगीत पेंटिंग एक साधना है, ऐसा बोलना भी, कंपेयर करना भी, एक अनाउंसमेंट करना भी एक साधना है, एक कल्चर है, एक शास्त्रीयता है। तो मैंने वो शास्त्रीयता आकाशवाणी से, आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि आकाशवाणी से जो बोलना सीखते हैं, उन्हें कभी कोई नहीं हो पाती है, कभी परेशान नहीं होते, क्योंकि ऐसा कल्चर बना हुआ है कि आप बहुत शुद्धता से उच्चारण, बहुत अच्छा आपकी ग्रामर, वॉइस थ्रो, आपको सब ट्रेनिंग हल्की फुल्की जो भी होगी वो वहां से हो जाती। मैं खंडवा से सफर शुरू हुआ। फिर मैं शोज करता था वहाँ पे। बाबा गंगाराम जी का बड़ा मेला लगता है, वहाँ पे सारे देश के कलाकार आते थे। तो नितिन मुकेश जी आए 98 99 बात, और मुझे वो उन्होंने कहा आवाज तो यहाँ नहीं है, पूरे दुनिया में जाना चाहिए उसको। समय में मेडिकल का होलसेल बिजनेस था, बहुत स्टैब्लिश था, 30-32 कंपनियां थी, नौकर थे। लेकिन कलाकार के अंदर एक जो दबी हुई चीज है कि उसको प्रोत्साहन मिल जाए। तो मैं उनके साथ मुंबई गया, और उनके साथ पूरी दुनिया में मैंने शो किया। अमेरिका, यूएसए पूरा घुमा उनके साथ। मैं मॉरिशस वगैरह दुनिया में उनके साथ घुमा। और चाहे बच्चन साहब हो या चाहे जितने भी कलाकार आप ले लें, आज के मैं जुबिन के साथ था, शान हो, विश्वास हो, आप अलका याग्निक हो, चाहे मिका हो, जितने भी सिंगर्स हैं, चाहे जितने साधु संत महात्मा हैं, उनके लिए भी मैं इंटरव्यूज कर चुका हूँ।
उनका शोज कर चुका हूँ, राजनीतिक जी का भी कर चुका हूँ, राम जी का भी कर चुका हूँ मैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं बड़े बड़े लोगों के साथ अपनी कला के माध्यम से जुड़ा और मेरी एक छोटी सी पहचान बनी हुई है। और आज टूर्स करता हूँ मैक्सिमम ज्यादा, और जिन 17-18 चैनल्स के साथ मेरे कॉन्टेक्ट हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मेरे कॉन्टेक्ट हैं, जितने होते हैं जो आप टीवी पर देखते हैं, आस्था चैनल है, न्यूज 18 है, एबीपी है, जी है, और चाहे पोगो है, डिस्कवरी है, हिस्ट्री है, निक है, और सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। ऐसे सारी चैनल्स के साथ मेरे कॉन्टेक्ट हैं। एमपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान गवर्नमेंट के जहाँ हिंदी भाषी राज्य हैं, उन गवर्नमेंट के लिए मैं ऐड करता हूँ, विज्ञापन करता हूँ। कमर्शियल्स में भी आप मेरी आवाज सुनते हैं, कार्टून्स में आप मेरी आवाज सुनते हैं। तो बस आप, मैं इतना कह सकता हूँ, चाहे किसी भी क्यों, कहीं ना कहीं आपने मेरी आवाज जरूर सुनी। जी, बहुत बढ़िया। तो आशीष भैया, जो एक डिस्कवरी हुई मेरे ख्याल से जब नितिन मुकेश जी आए थे खंडवा में, तो आपको लगता था उसके पहले कि गाने के अलावा ये एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से आपको एक पहचान मिल सकती है? देखिए, गायक था मैं, और गाना होने के नाते गाते गाते, क्योंकि वो फैमिली से था, मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कि गा रहा है। लेकिन बोलने पर मुझे लगा कि नहीं, मेरी आवाज किसी अच्छी बेस वॉइस है। और नितिन मुकेश जी ऐसे भी, मुकेश परिवार से, वो राज कपूर फैमिली, यश चोपड़ा फैमिली, उनके लिए तमिल सयानी भी उनके घर थे, हरीश भिमानी से उनके रिलेशन थे। लेकिन मुझे क्यों आना चाहते थे, ये तकदीर और मूर्खा उन्होंने लिखी। और उनको लगता था कि वो आवाज से मेडिकल के लिए नहीं है, ये दुनिया को कला सिखाने की बात है। और उनका एक बड़ा सूत्र उन्होंने कहा था कि जितने भी पैसे वाले बन जाओ, ईश्वर ने अपने बाद ऐसा निष्पक्ष आदमी जिसे सब चाहें, तो वो कलाकार है। आप किसी कलाकार हो, अपनी कला को दुनिया में आप भेजो, बांटो, लोगों का आनंद दो, क्योंकि आप इसी के लिए पैदा हुए हो। उनके साथ मैंने लगभग 300-400 शोज किए प्रदेश में, बाहर भी, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं जुड़ता गया, विजीत भी हुए, फिर रविंद्र जैन जी के साथ भी मैंने पूरे देश में 2 राज्य शो किए हैं, सुरेश वाडकर जी के साथ भी रहा मैं। और फिर उसके बाद उदित नारायण जी, जितने भी नाम आपने, तमाम के साथ मुझे काम करना है, सब है। बहुत बढ़िया। तो आशीष भैया, ये बताइए कि एक बारी अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं आपकी आवाज़ अच्छी है, तो उसके बाद में उसको और ज़्यादा ऑडियो सिंक्रेटिक जो वॉइस है, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं? मतलब मैं इस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि ऐसे लोग जो सोचते हैं कि नहीं वॉइस है हमारे पास में, हाउ वी कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल? देखिए, मैं अभी आपको पंकज भाई ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि मूवी है, उसमें हीरो का अपना एक रोल होता है, हीरोइन का अपना रोल होता है, विलन का होता है, हीरो के भाई का, हीरोइन के भाई का, हीरोइन के बहन का, हीरोइन के विलन, गाँव वाले का, चाय वाले का, होटल वाले का। ऐसा ही एक फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, सबको ऐसे लिया जाता है कि वो उस कैरेक्टर में फिट होते हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि सोचना है कि जो वॉइस इंडस्ट्री है, जो इसमें आप कार्टून देखते हैं या जितने भी ऐप देखते हैं, या आजकल तो पॉडकास्ट चल रही है, ऑडियो बुक्स हैं जितने भी हैं, उसमें हर कैरेक्टर के लिए हर किसी की आवाज की जरूरत होती है। हर किसी की आवाज अच्छी है। मैं किसी बच्चे का या पतली आवाज वाले का करेक्टर नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, वॉइस इतनी हैवी, इतनी पहचान वाली एक पहचान की होती है। मैं आज भी 95 टाइम जहाँ ऑडिशन देता हूँ, तो वहां रिजेक्ट हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी वॉइस उस कैरेक्टर पे जाती नहीं है। मैं या जाता हूँ या बड़े कैरेक्टर पे जाता हूँ, तो मैं एक ही 4-4-5-5 कैरेक्टर करते हैं। चूंकि मेरी हैवी वॉइस है, बेस वॉइस है, उससे ज्यादा कैरेक्टर बनते नहीं है। तो लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप वॉइस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो आवाज कैसी भी हो, आपकी आवाज चल सकती है, पर आपको शुद्ध उच्चारण कैसे थ्रू होना चाहिए, आपकी भाषा बहुत शुद्ध होनी चाहिए, और आपको नॉलेज भी इंग्लिश का बहुत, आजकल तो इंग्लिश वर्ड्स भी लगभग 25% होते हैं। तो चूंकि मैं तो खंडवा से था, और मुझे बहुत जद्दोजहद करना पड़ी अपने शहर में। आप जानते हैं, छोटे गांव में एक भाषा, एक गिनती होती है, और एक तरीका होता है बोलने का। तो उन सब चीजों को आपको जूझना पड़ता है। और लोग आपको अगर जज्बा है, तो लोग आपको ऐसे मिलते हैं सिखाने वाले। चूंकि मेरे पास आवाज अच्छी थी, तो मुझे बहुत इतने अच्छे-अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे लोग मिले कि मुझे लोगों ने सिखाते गए, आज भी सीखता हूँ, क्योंकि भाषा का इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा संसार है कि उसको पाना बहुत मुश्किल है। तो आप हर रोज सीखते रहिए, हर रोज समझते रहिए, दुनिया में क्या चल रहा है उसके टच में रहिए। आजकल एआई आ गया है, तो एआई भी का हमारे सामने
कंपटीशन है, आवाजें बन रही हैं, लेकिन मशीन मशीन का काम कर सकती है और उसमें भाव नहीं हो सकते। वो कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन इंसान के अंदर जो भाव है वो भाव कभी मशीन के अंदर नहीं आ सकते। तो मेरा सोचना है कि एआई भी आ रहा है, उससे बहुत से लोग हैं, काम चल रहा है, लेकिन वो काम चलने वालों का चल रहा है। वो काम जो करते हैं, ओरिजिनल काम जो दुनिया को अपना काम बताना चाहते हैं, तो वॉइस इंडस्ट्री में आज भी बहुत से लोगों की जरूरत है। आजकल तो घर से भी ऑनलाइन भी काम हो रहे हैं, और पर आपको सीखने की जरूरत है। जैसे मैं विविध भारती मुंबई में 10-11 गेस्ट अनाउंसर रहा, दुनिया में मेरी आवाज की 92.7 बिग एफएम में आवाज रहा, तो उसमें मेरा शो अच्छा रहा। मैं का भी शो करता हूँ, तो मुझे हर रोज सीखना पड़ा कि कैसे मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं आज के दौर में अपने आप को मौजूद कर सकता हूँ, मौजूद रख सकता हूँ। ये सब बातें चलती रहती हैं। तो जो भी जानना चाहते हैं, पहले अपने आप को समझें, उसकी ट्रेनिंग लें। आजकल तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हमारे जमाने में तो कुछ होता नहीं था, अच्छे गुरु मिल गए, उन्होंने सिखा दिया। लेकिन आजकल तो सारी दुनिया में आपको यूट्यूब भी सीखने के लिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप वहां से भी सीख सकते हैं। और अपने आप को पहचानिए, अपनी वॉइस टेस्ट करिए, उसके एक्सरसाइजेस है वो करिए, उसको कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, कैसे थ्रो कर सकते हैं। आवाज मोटी पतली दुबली कैसी भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप में टैलेंट कितना है उसकी जरूरत है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से बताया कि आप बहुत सारे लोग सोचते हैं, एक मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में कि आवाज़ में अगर हेवीनेस है, तो आवाज़ चलेगी। एक एक इवन दो मैं भी ऐसे ही सोचता था पहले, और तो बाद में पता चला कि नहीं, जो आपने जो छोटे-छोटे जो एलिमेंट्स बताए, जो कंपोनेंट बताए कि आपके पास में क्लैरिटी होना चाहिए और आपके पास में भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चाहे कोई सी भी भाषा है, आजकल तो सभी भाषाओं में मूवी डब हो रही हैं, आज के बहुत सब बुक्स ऑडियो बुक्स हो रही हैं, संसार आज को एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। तो जरूर कहीं ना कहीं आपको भी उसमें अगर शामिल होना है, तो एक वर्ल्ड लेवल पर आपको तैयारी करना पड़ेगी। आपकी भाषा जो भी भाषा हो, जैसे मैं गुजराती हूँ, लेकिन मैं मध्य प्रदेश में पला बड़ा हूँ, मुझे गुजराती नहीं आती, तो मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ, क्योंकि आपकी पहचान जब एक ऐसे स्थापित हो चुके हो, आपकी पहचान आपकी आवाज है। बच्चन साहब अगर एक शब्द भी गलत बोल दें किस तरीके में, तो इतना बड़ी बात हो जाती है। तो आप जब स्टैब्लिश हो जाते हो, आप जब स्थापित हो जाते हो, तब आपत्ति की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन सीखने में आपको लोग अच्छे मिलते हैं, और सीखने की कोशिश आज हम सभी है आते हैं। कल ही मैं एक ऑडियो बुक कर रहा था, उसमें हनुमान जी का कैरेक्टर आया, तो मुझे काफी देर तक उसमें परेशान होना पड़ा, क्योंकि मेरी वॉइस हैवी जा रही थी, और वो हीरो है उसमें हनुमान जी, तो भी नहीं होता है। हीरो जो होता है नॉर्मल एक आम आदमी की तरह हमेशा। तो कल मुझे पड़ी हनुमान जी बनने में। तो आज भी हमारे साथ ऐसे कैरेक्टर आते हैं। तो जब पैसा तो है ही, लेकिन आपको सीखने को, नए लोगों से जुड़ने को, और आपकी कला को दिखाने के लिए बहुत बड़ी खुशी हो गई आजकल। तो पहले तो हम वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट को उतनी ज्यादा पहचान नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया के माध्यम से एक अलग हमारी पहचान भी बन चुकी है। जी। तो आशीष भी, अगर मान लीजिए कोई लर्नर है, कोई सीखना चाहता है, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है, ये बताइए? एज़ एज़ अ गाइड और एज़ अ मेरा मेंटर? फेसबुक पे आप आ सकते हैं, यूट्यूब पर भी आशीष दवे है, वहां पर हम कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वहां पर मेरा मेल आई भी है, ashish.abbas@gmail.com, वहां पर उससे बात कर सकते हैं। फोन नंबर इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग्स में होता हूँ, मैक्सिमम दिन में 12 घंटे कम से कम, और जब फोन आ जाते हैं रिकॉर्डिंग के दरमियान, तो मैं अकेला तो परेशान होता हूँ। हमारा रिकॉर्डिस्ट भी, जिसका स्टूडियो है, हमारा जो क्लाइंट है, 4-5 लोग एक साथ, लोगों का टाइम उस समय जाया जाता है। तो हम ashish@gmail.com पे, या आप यूट्यूब कर सकते हैं आशीष दवे, और फेसबुक पर आशीष दवे आप आ सकते हैं, साथ जुड़ सकते हैं। जी। आशीष भैया, फैमिली के बारे में बताइए थोड़ा-सा, कैसा है? कितने लोग हैं फैमिली में, क्या कर रहे हैं वो? वो भी क्या आपके साथ में इन्फ्लुएंस होकर के जी, जी। आवाज़ में, मतलब दे आर आल्सो द वॉइस आर्टिस्ट? बिल्कुल पंकज भाई, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे भी इस इंडस्ट्री में आए और अपना आगे बढ़ें। मेरी बेटी ने बीए साइकोलॉजी में किया, उसका इंटरेस्ट साइकोलॉजी में कुछ करने का था। लेकिन चूंकि क्या होता है, मैं घर में वो बचपन से देख रहे हैं, पापा शो कर रहे हैं, वॉइस स्टूडियोज में जा रहे हैं, तो उनके सब कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये टैलेंट अपने आप ही, कि कैसे उच्चारण बोलते हैं, कैसे थ्रो होता है, सिखाना नहीं पड़ा। मेरी बेटी जैसी कॉलेज में गई थी, ऑडिशन हो रहा था कॉलेज में किसी का, तो उसने बोला, अरे तो आप तो आपके मटेरियल में
जिसका पूरा भी नहीं हुआ और उसको करने के लिए बोल दिया। कराची में आरजे रही हो, भोपाल में, उसके बाद कतर में ऑलिव एफएम में रही और अभी वापस आ गई हैं। वो अभी मेरे साथी हैं भोपाल में। मैं वो बोल रही रेडियो इंडस्ट्री नहीं करना है मुझे और कुछ करना है अब उनका। लेकिन मेरा बेटा भी उसने देहरादून से ऑयल एंड गैस में गया था और वो एक कंट्री है वहां पर गया दिन में, वहां उसका प्रोजेक्ट था, वो उसका प्रोजेक्ट पूरा हो गया है तो नाइजीरिया कर दिया था। तो मैंने बोला आई जाओ वापस आ जाओ। तो वो भी वॉइस, उसकी भी वॉइस भी अच्छी है। वो भी 24 आस्था चैनल सोशल के लिए, एमपी गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट के लिए वो भी आवाजें दे रहा है, बहुत सारे विज्ञापनों में और सभी चैनल्स के लिए आवाजें दे रहा है। तो हम तीनों अभी फिलहाल ये काम कर रहे हैं, अब देखें आगे क्या होता है। बहुत बढ़िया आशीष भैया। तो आशीष भैया ये बताइए, अगर हम खंडवा की कुछ यादों के बारे में बात ना करें तो बहुत नाइंसाफी होगी इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमारे जी जी बहुत जी। सारे जो व्यूअर्स हैं वो खंडवा से आते हैं, और खासकर जब आपका नाम आता है तो लोग वैसे ही मतलब आपका जो जो एक प्यार है, जो स्नेह है, उसको लेकर के बात करते हैं। कैसी कौन कौन सी यादें जो आप हमेशा चेरिश करते हैं खंडवा के बारे में? तो देखिए पंकज भाई, मैं एक बात बताऊं कि किशोर कुमार जी जो ये बोलते थे कि दूध जलेबी खाएंगे खंडवा में बस जाएंगे, उसको महसूस करने वाले केवल खंडवा वाले ही हो सकते हैं। उस चीज को महसूस, उस चीज को फील करने वाले केवल खंडवा वाले ही हो सकते हैं कि खंडवा का आदमी कहीं भी घूम के खंडवा में क्यों जाना चाहता है। ये सभी लोग बोलते हैं हम भी अपने गांव आना चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि खंडवा में जो एक किशोर कुमार को अगर आप देख लो, जो उनका मौज मस्ती, उनका वो खड़पन, उनका जो भोलापन, उनमें जो कलाकारी, उनका जो व्यक्तित्व और उनकी सहजता, उनकी सरलता, और वो कभी भी बने नहीं, वो जैसे थे वैसे ही रहे हैं। तो मेरे खंडवा वाले भी वैसे ही हैं, धनबाद हो, चाहे यूएस में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे बैंगलोर में हो, चाहे मुंबई में हो, जहां भी हो, उनका मन तो कहीं ना कहीं खंडवा की वादियों में, खंडवा की गलियों में, खंडवा के दोस्तों में, अपने घर में, परिवार में बसता है। और जब खंडवा जाते हैं तो हमारा पूरा ऑरा, हमारी जो भी सब चीजें हम भूल जाते हैं। दोस्तों के साथ बढ़िया चौक पर बैठे हैं, बढ़िया समोसे खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं। राम किशन के समोसे कौन भूल सकता है, लाला जी की जलेबी कौन भूल सकता है, लाला जी के पानीपुरी कौन भूल सकता है, सुरेश की चाट कौन भूल सकता है, वो ये सब हमारे हकीम की बर्फ का गोला होता है कौन भूल सकता है। तो ये खंडवा की मौज मस्ती की अपनी मौज मस्ती होती है। और लेकिन खंडवा की मौज मस्ती है, अब वो एक आनंद है। यूं कहूं कि हर शाम वहां मेला लगता है, मतलब अलग मूड में रहते हैं लोग, अपनी मस्ती में रहते हैं। कमाई हो रही है नहीं हो रही है, वहां तो आप आज भी सो लेके दिन भर घूम घाम के दोस्तों से बीच में आ जाओ। जब मुंबई में आप देखते हैं कि नीचे उत्तर से आपका हजार का शुरू हो जाता है। तो शहर को सलाम है, वहां के भाव को सलाम है, वहां के रहने वालों को मेरा बहुत प्यार है। क्योंकि मैं आपको पंकज भाई बताऊं, अगर मुझे खंडवा से प्यार या मेरे को सराहना नहीं मिलती तो शायद नहीं होता। क्योंकि चाहे नई दुनिया अखबार उस समय आता था, मैं आज भी कई प्लेटफॉर्म पे कि जब मैं अखबार पढ़ता था नई दुनिया, मेरी शख्सियत, मेरी भाषा और मेरा तरीका बात करने का और भाषा शब्द सीखने का, नई दुनिया का व्यक्ति हूँ मैं उस दौर का पढ़ के वैसा बना, उसके भाव को समझा। और उस शहर में हमारे जय भाई नागड़ा जी, उनके पापा, उस अखबार में जब हम छोटा सा काम करते थे, न्यूज आती थी तो इतना खुश होते थे। गाँव में आपको एक अलग पहचान मिलती है। कपड़े की दुकान पे गए, चाय की दुकान पे गए, उसकी दुकान पे गए, या बाजार में गए, या स्कूल कॉलेज में टीचर्स, अरे तुम्हारा नाम अखबार में आया था। उस समय अखबार में नाम आना बहुत बड़ी बात थी। और उससे मुझे जिम्मेदारी आ गई कि मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं अलग है मुझ में कुछ, और मुझे उसको जो मुझे सराहना मिली, जो आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का, इसको बढ़ाना चाहिए। तो मैंने उस पर आवाज पे बहुत काम किया। मैं दिल्ली से घर में माइक लेके आया, स्पीकर्स लेके आया, रिकॉर्ड करता था, बाथरूम में बोल बोल के रिकॉर्ड करता था। और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आप किसी की नकल ना करें, क्योंकि हमारे आदर्श, मेरे अच्छे भाई जो अब नहीं है, श्री भाई हमारे नथुपत साहब जी, और उन्होंने जो सराहना की है उनकी, उनके पास जो लिटरेचर है, उनके काम को सलाम करता हूँ, उनकी को सलाम करता हूँ। लेकिन वो वापस कहाँ गए, वो अमित से बाहर नहीं आए। तो मेरे मुंबई जाने के बाद मुझे भी बहुत से बोल दो, अमित की आवाज बोल दो, हरीश भिमानी की आवाज बोल दो। मैं मिमिक्री भी करता था उन लोगों की, लेकिन मैं इन सभी चीजों से बहुत बचा पंकज भाई। और मैं बचा तभी आज मेरी जगह आज, भले मुझे 35 साल हो गए काम करते करते, लेकिन मेरी छोटी सी पहचान है, लेकिन मेरी अपनी पहचान है, मेरी आवाज की पहचान है। तो इन सब चीजों से बचना भी बड़ा काम होता है, इन सबसे
करना और अपनी जगह बनाना और अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, ये और सभी के प्रेम के आशीर्वाद है, दुनी वाले दादा की कृपा है। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, भाभी हूँ, जो भी हूँ, आप सभी के बहुत स्नेह प्यार से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भैया, बहुत अच्छा लगा। और जितनी बातें आपने खंडवा के बारे में बताई, ऐसा लगा सामने बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ। आपने रामकिशन जी के समोसे, वो लाला जी की जलेबी और वो सब चीजें याद कराई। वो खंडवा की पंकज गलियों भैया, की मैं बात ही अलग है, वो घंटा घर से उतरना। जी अभी मैं 31 तारीख को नवचंडी मिले धाम बाबा गंगाराम जी मुझे हर साल अभी बुलाते हैं, और मैं आज जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ, क्योंकि वैसे मुझे लेकिन मुकेश जी लेके गए। तो मैं खंडवा जाता हूँ तो मैं अभी योग शिविर में गया था बाबा रामदेव जी के। आप आस्था चैनल में जो आवाज सुनते हैं, आप देख रहे हैं परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में। तो स्वामी रामदेव जी की आस्था चैनल पर मैं पिछले 20 साल से आवाज दे रहा हूँ। बड़ा स्नेह उनका मेरे घर खंडवा आए तो किसी से मिले नहीं, केवल अब मेरे घर आए और बड़ा स्नेह रखा उन्होंने। तो मैं अभी योग शिविर में आया था, लेकिन बाबा गंगाराम जी ने नहीं आ जाओ, तो मैं वहां योग शिविर किया। मैंने उस मुंह में था, लेकिन खंडवा गया, मुझसे रहा नहीं गया। आपको बताऊं, मैं रामकिशन के 2 समोसे जरूर खा के आया। तो ये वो समोसे मिलते, या तो हमारे अंदर वो स्वाद बसा हुआ है, उस टाइप के समोसे मिलते नहीं है। तो यही है बातें हैं। अब मैं आपको कुछ मेरी बातें बताना चाहूंगा कि जैसे डिस्कवरी पे आप जो सुनते हैं, मैंने वर्ल्ड डिस्कवरी पे बहुत सारे होस्ट नरेटर था। मैं जब गया खंडवा से तो कैरेक्टर के लिए गया था। उस समय डिस्कवरी बहुत टॉप पे थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपकी आवाज तो नरेटर की है। उस समय 7-8 नरेटर हुआ करते थे। यूएस ऑडिशन हमारी वॉइस जाती थी और वहां से हमारी वर्ड सेलेक्ट होकर आती थी। काफी पैसा मिलता था और बड़ा संघर्ष हुआ, क्योंकि वो हमारी हिंदी नहीं थी। उसके वाइल्ड डिस्कवरी पे आपने बहुत सारे एपिसोड सुनोगे। कुछ ऐसे हैं, ये जो मछलियां हैं, इनका जीवन समुद्र के नीचे होता है, लेकिन हम इंसान इनके जीवन में जाकर इनका जीवन खत्म करते हैं। देखिएगा वाइल्ड डिस्कवरी चैनल पर रात 11 बजे। ये आवाज मेरी होती है। जी, बहुत बढ़िया और जी। अब कार्टून पे लगभग जितने विलन होते हैं, मेरी आवाज आज भी जहां भी होता हूँ वहां से देता हूँ। महारोज देगा तुझको खरोच। ये सारी आवाजें हैं, और बहुत सारे विज्ञापन में भी आपका विश्वास, ये सारी आवाजें बहुत सारे ऐसी के भी विज्ञापन है। तो बस एक ही काम आता है भाई, आवाज बेचता हूँ और उसी से मेरा घर परिवार चलता है। आज जो भी आवाज के बदौलत, आप सभी प्यार की बदौलत, आप सभी स्नेह की बदौलत, आपने भी मुझे याद किया। इतने लोगों तक मुझे पहुंचाएंगे, सबको मेरा नमस्कार खंडवा वाले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आशीष भैया, थैंक यू सो मच। वंडरफुल डिस्कशन एंड द कन्वर्सेशन विद यू। और फिर थैंक यू। दोबारा इन पर्सन करेंगे भोपाल में। व्हेनेवर आई विल कम एंड विजिट भोपाल, कोशिश करूंगा आपके एनी साथ टाइम बैठ यू आर करके मोस्ट एक बार प्रॉपर्ली। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक सो यू पंकज मच। जी, आप सभी को नमस्कार।